गुड इवनिंग एवरीवन। अपन कंपटीशन की सीरीज में अभी कुछ टॉपिक को छोड़कर पहले अपन रिट का जो एग्ज़ाम हो रहा है आपके फरवरी में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब आपका जो रिट का एग्ज़ाम है लेवल 2 वाला, उसके अंदर मैथ्स और साइंस होगी। तो मैथमेटिक्स के रिलेटेड अपन क्वेश्चन लेके आए, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए। जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक से रिलेटेड अपन एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ ही उसके डिटेल का टॉपिक भी समझ लेंगे कि भाई किस टॉपिक में क्या क्वेश्चन है, कैसा नहीं है, और जो क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड क्या क्या है। तो लगभग मान के चलो कि टोटली अपन 500 इतने की एक सीरीज चला रहे, मतलब 500 क्वेश्चन करने हैं एमसीक्यू, और जिससे पूरा का पूरा आपके रिट का सिलेबस कवर अप हो जाए। और उम्मीद करते हैं कि आपको इनमें से क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। इससे मतलब मिला जुला एकदम डिटेल से, जैसे आपकी बुक्स है जैसे 6 to 10th उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो जो छोटी क्लासों में और आपकी नज़र में नहीं आए हो, ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों की अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज अपन इसी सीरीज के अंदर चलते हैं। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट अपन क्लास चल रही है अपनी, ये लगभग उम्मीद है कि 10 से 12 घंटे में अपन ख़त्म कर देंगे इन क्वेश्चन को। तो आज अपन एक टॉपिक लिया और उस टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है संख्या पद्धति। हमारा जो आज का टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये अपना पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड अपन 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। उस क्वेश्चन को आप यहां से ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन और उसकी डिटेल साथ में पढ़ रहे हैं। जैसे आप देखिए, इधर आपके सामने 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको। एक 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन, एक मिनट, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पाई का निम्न में से क्या होता है, मतलब मान क्या होता है, कि पाई का मान निम्न में से क्या होता है। अब देखो, जो पाई है, इस जैसे पाई की जो खोज की थी, जैसे आर्यभट्ट ने खोज की थी, तो कि पाई के बारे में क्या क्या है कि पाई का मान जैसे आप देखते हो कि किताबों के अंदर 3.14 लिखा जाता है या 22/7 लिखा जाता है। ये सारे मान तो कैलकुलेशन को हल करने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने ये मान दिया था। आर्यभट्ट ने देखो प्रॉपरली मान तो 3.14159 दिया, इसलिए 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है और 1:59 पर। मगर हम देखते हैं कि जो आपकी बुक्स के अंदर पाई का जो मान है, अगर ऑप्शन में ऐसे सब मान आ जाए तो सही वास्तविक मान है अपना ऑप्शन नंबर सी, कि पाई का मान है वो 3.140845 से लेकर आपके 3.142857 यहाँ तक होता है। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। तो पाई से रिलेटेड जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो पाई का मान का देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है मगर गड़बड़ कर देते हैं। अगर नॉलेज में नहीं हो, हमने नहीं पढ़ा, हम 3.14 पे या 1416 पर ही रहते हैं, ठीक है। मगर वास्तविक जो मान होता है वो इसके बिटवीन होता है 3.140845 से लेके 3.142857। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये एक आपका पाई से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वो देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिख रहा है वो कह रहा है 1.235 के ऊपर बार लिखा हुआ है और उसको P/Q रूप में बदलना है। अब देखो, इसको P/Q रूप में बदलना है तो P/Q रूप में कैसे बदला जाएगा उसकी बात करते हैं। जब भी बार लिखा होता है तो बार को लिखते कैसे, देखो जैसे हमारे पास दे रखा है उसको x मानना है और आपके सामने लिखा हुआ है 1.235 के ऊपर बार। तो 3-5 के ऊपर बार का मतलब है 3-5 ऐसे रिपीट होता रहेगा, ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। ये अपने समीकरण 1 है। अब बार के नीचे जितने अंक होते हैं उससे गुणा होता है, ठीक है। हम यहाँ ट्रिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं
क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये ध्यान रख लेना। तो अपन क्या करते हैं, बाहर के नीचे 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो दोनों और 100 से गुणा करेंगे, कि दोनों और 100 से गुणा। अगर 3 अंक होते तो 1000 से, जितने अंक रिपीट होंगे उससे गुणा। ठीक है, अब आप देखो यहां से गुणा करेंगे तो यहां होगा आपके 100x और यहां गुणा करते पॉइंट पीछे चला जाएगा तो 123.535 ये ऐसे चलता रहेगा। समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करते हैं कि 2 में से 1 घटाते हैं, तो 2 - 1 करेंगे अपन, तो 100x में से 1x जाएगा तो हमारे पास बचेंगे 99x। इधर जब आप घटाओगे तो पॉइंट के बाद में देखो, अब आप यहां पर देख रहे हो ये सीरीज तो बिल्कुल सेम है कि पॉइंट के बाद में देखो यहाँ है 2 और यहाँ पॉइंट के बाद में है 5, और उसके बाद की ये पूरी की पूरी सीरीज आप देख रहे हो कि ये अपने क्या है, सेम। तो ये तो घटाएंगे तब कट जाएगी, और 0.5 से जब घटाएंगे तो ये 0.3 रहेगा, और यहाँ हमारे पास जो बचेगा वो देखिए 122.3। ठीक है, अब x बराबर हमारे पास आएगा 122.3 और अपॉन में आ जाएगा 99। यहाँ से पॉइंट गया, 0 हो गया, फाइनली आपकी संख्या आ गई 1223/990 ये आंसर। ठीक है, अगर ये कटता तो हम इसको काटते, तो इसका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है ए। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ा अभी अपन ने, उसका सही ऑप्शन अपना कौन सा था, देखिए इधर, उसका सही ऑप्शन था अपना सी। उसका सही ऑप्शन क्या था अपना, सी था ऑप्शन, जो मैंने आपको बता दिया। और इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है आपके पास, एक सेकेंड, ये देखिए हल हो गया, मैंने दोनों ही क्वेश्चनों के हल कर दिया आपके सामने। ये पहले का हो गया और दूसरे को हो गया। एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन में अपन बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है आवर्तक अंक। देखो आवर्तक अंक क्या होता है, आवर्तक होता है कि जो ये संख्या लिखी हुई है इसमें जो बार लगा हुआ है, जैसे आपने यहां देखा कि भाई बार लगा हुआ था, तो बार लगा हुआ था, तो बार में जैसे ये बार लगा हुआ था देखिए, तो बार के नीचे कितना लिखा हुआ 3 5, तो ये पूरा का पूरा आवर्तक अंक कहलाता है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें आप कि ये पूरा का पूरा क्या लिखा था आपने, आवर्तक अंक कहलाता है। अब आवर्तक अंक की बात करें तो यहाँ आवर्तक अंक का मतलब है जिसके ऊपर बार होता है उसके नीचे वाले अंक क्या कहलाते हैं, आवर्तक अंक। और एक बात ध्यान रखना इसको और, कि जो ये बार वाली संख्या है जो अपने पास, जैसे अपन को 3.24 लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर ऐसे बार हो सकता है इसी चीज को ऐसे भी लिख दे, वो अब लिख कर देता हूँ समझ जाना, कि 3.24 ऐसे लिख दे, या हो सकता है कि वो 3.24 लिखा हुआ है इसके ऊपर ऐसे लिख दे, तो भी ये आवर्तक अंक ही कहलाएंगे। इस बात को ध्यान पे अच्छी तरह से देख लेना। तो ये अपन ने एक पॉइंट पढ़ा जिसके अंदर हम सारी बातें पढ़ ली अपन ने, देख लीजिए आप कि आवर्तक अंक कौन सा है कौन सा नहीं है, उसके बारे में बात की अपन ने। और ये अपने क्वेश्चन थे दोनों, जिसका एक का ऑप्शन तो आपको क्या दे रखा है, ए है, और एक का ऑप्शन क्या है आपके, सी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 2 अपन ने ढंग के क्वेश्चन किए। आगे देखिए आप, आगे हमारे पास क्वेश्चन और आते हैं, जैसे तीसरा क्वेश्चन देख लो। ठीक है, जैसे आप तीसरे क्वेश्चन को देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है √n का स्थान निर्धारण करने से पूर्व कौन से भाग का स्थान निर्धारण हो जाए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप काफ़ी किताबें मिलाओगे उसमें भी नहीं मिलेगा। 9th क्लास की किताब के अंदर ये चीज़ दे रखी है, एक आवर्तन के अंदर। देखो √n की बात की, √n का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लो कोई भी एक अपरिमेय संख्या ले ली। ठीक है, जैसे आपको एक अगर √2 का चित्र बनाना है, तो √2 का चित्र बनाना है तो संख्या रेखा पर ऐसे चित्र बनाते हैं अपन। चित्र क्या बनाते हैं, ये 0 लिया और 0 से यहाँ पर एक भाग लिया, जैसे एक भाग लिया, इसका स्थान निर्धारण हुआ। फिर यहीं से एक लंबवत बनाते हैं अपन, एक भाग, तो ये भी एक वो भी एक, कि दोनों के दोनों क्या हो गए कि ये भाग भी एक है ये भाग भी एक है। अब आप जैसे ही आप इसको मिलाते हो
ठीक है, तो आप देखोगे पाइथागोरस प्रमेय से √2 आया, तो √2 से पहले निर्धारण किसका हुआ? 1 का निर्धारण। अगर यही काम अपन आगे करते कि जैसे मुझे √3 बनाना होता, जैसे इसी सवाल में बात करें तो √3 बनाना होता, तो पहला जो निर्धारण होता वो निर्धारण यहाँ से लेके यहाँ तक 1 का, यहाँ पर भी 1 का, और यहाँ 1 का हो गया, और ये अपने √2 का तो हो गया था। अब √2 का निर्धारण हुआ, इसके बाद में √3 का होगा। √3 का कैसे कि यहाँ से लंबवत 1 बनाया वापस, ये सेम 1 है, ठीक है। अब आप इसको और इसको मिलाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय से आप देखो ये √3 आएगा। तो बात ध्यान रखना, √n के निर्धारण से पहले √n-1 का निर्धारण होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि √n के निर्धारण से पहले √n-1 का निर्धारण। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूजन नहीं हो इस ऑप्शन का, ये वाला। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चनों में कई जगह नहीं मिलेगा। ये किताब में दे रखा है √n के स्थान निर्धारण करने से पूर्व कौन से भाग का स्थान निर्धारण आवश्यक है, तो याद रखना √n-1 ये स्थान आपके क्या होगा? निर्धारित होगा। अब देखिए आप आगे, अपन बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो देखिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, उसको देखिए आप। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 + 3 √3 बटा 5 - √3 बराबर x + y √3, जहां x और y तो परिमेय संख्या हो, तो x + y कौन सी संख्या हो? देखो करना क्या है, इधर जो दे रखा है उसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण क्या होता है कि नीचे जो संख्या दे रखी है उसका विपरीत चिन्ह लेना। विपरीत चिन्ह कैसे? देखो कि जैसे हमारे पास दे रखा है 5 + 3 √3, नीचे लिखा हुआ है 5 - √3, तो हम इसका विपरीत चिन्ह लेंगे। विपरीत क्या होगा कि 5 + √3 और बट्टे में भी 5 + √3। हम इधर वाले को हल करते हैं। अब आप देखो ऊपर तो सीधा गुणा कर लेंगे कि 5 का गुणा 5 से किया 25, 5 का गुणा √3 से किया 5 √3, 3 √3 का 5 से किया 15 √3, और इसका इससे किया तो √3 3 होते हैं, और 3 तक कितने हो गए? 9। नीचे आप देखिए a - b a + b का फॉर्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर क्या होगा? 5 का वर्ग 25 और √3 का वर्ग 3। अब आप देखो ये हो गया, तो हमारे पास ये स्टेप क्या बच रहा है कि 25 और 9 तो जुड़ के हो गए 34, और 5 और 15 जुड़ के हो गए 20 √3, और बट्टे में कितना आ गया? 21। अब अपन अलग अलग भाग देंगे इसका, जैसे 34 में भी 21 लिखा और 20 में भी 21 लिखा। अब आप देखो, अब आप ध्यान से यहां देखो कि अगर इन दोनों संख्याओं को देखें अपन, तो हमारे पास इसकी तुलना उससे करते हैं। जैसे सामने बराबर में क्या लिखा हुआ था भाई, ये जो पद दे रखा है, जैसे हमारे पास पद आया 34/21 + 20/21 √3, और सामने लिख रखा है x + y √3। जब अपन तुलना करेंगे तो x का मान हमारे पास बचेगा 34/21, और y का मान कितना रहेगा हमारे पास? 20/21। अब इन दोनों को जोड़ने की बात कह रहा है कि x + y कौन सी संख्या होती है? x और y को जोड़ोगे तो देखो लसब लेंगे तो 21 ही हर दोनों का, तो 34 और 20 जोड़ दो सीधे, कितने हो गए आपके? 54 हो गए, और 54 के बट्टे में कितना आ गया? ये 21। अगर अपन इसको काटे तो काटने पर ये कितना बनता है? देखो जैसे 3 से कटेगा, ऊपर काटो 3 एकम 3 और 3 × 24, और यहाँ काटेंगे 3 × 7 21, 18/7। अब 18/7 जो संख्या है ये बताओ क्या आई? अपरिमेय संख्या तो नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या हो गई, p/q रूप में आई, ये परिमेय संख्या। तो देखो आपको यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन पूछ लिया, परिमेयकरण भी पूछ लिया साथ में, और साथ में आपको x और y का मान पूछ के बराबर तुलना करा के आपसे पूछ लिया कि x + y कौन सी संख्या है। तो संख्याओं को भी ज्ञान, परिमेयकरण क्या करना है? यहाँ माइनस है तो विपरीत चिन्ह प्लस का, अगर प्लस है तो विपरीत चिन्ह माइनस का, गुणा कर दें, नीचे हमेशा फॉर्मूला बन जाएगा a - b a + b, तो a² - b² फॉर्मूला लग गया, उससे तुलना करके अपन ने हल कर लिया। तो देखिए आपने 4 क्वेश्चन देखे, चारों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आगे देखिए 50 क्वेश्चन करने हैं अपन को ऐसा ही। नेक्स्ट देखिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए आप क्वेश्चन जो दे रखे हैं अपन को, एक सेकेंड, दिक्कत नहीं आया आपको देखने में।
आपको जो क्वेश्चन दे रखा है पहला पांचवा, x बराबर p बटा q, दशमलव, यहां पे वह है, गलती से मां हो गया, दशमलव, प्रसार शांत या अशांत हो तो p और q कौन सी संख्या है। एक बात ध्यान रखना, जो अपन दशमलव प्रसार निकालते हैं वो शांत और अशांत आवर्ती का निकालते हैं, वो परिमेय संख्याओं में निकलता है। मतलब परिमेय संख्या जो होती है उसकी दो आवर्ती होती है, एक तो होती है शांत और एक होती है अशांत। ठीक है, शांत का मतलब होता है कि उसके गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, वो 2 की घात m और 5 की घात n इस रूप में होने चाहिए, और ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां बात यहां पे ये आती है कि परिमेय संख्या की एक विशेषता होती है। अगर मैंने कहीं लिख दिया कि 12/18 और एक तरफ लिख दिया 3/4, पूछे कि परिमेय संख्या कौन सी है। देखो ये परिमेय संख्या नहीं, ये भिन्नज है। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि अंश और हर में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं रहना चाहिए। तो ये कटेगा, जैसे इसको काटोगे आप, 3 चौक 12, ठीक है, 12 के 6, 6 से कट रहा सीधा, 6 दूनी 12 और 6 ती 18, तो 2/3 परिमेय संख्या है। मगर ये संख्या है, इसको हम केवल और केवल क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे, ये ध्यान रखना। तो P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए एक के अलावा। तो इसने कहा कि x बराबर P बटा Q, दशमलव प्रसार शांत या अशांत हो तो P और Q कौन सी संख्या होगी। विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना P और Q सहअभाज्य संख्या होती है, और सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें अंश और हर दोनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, वो संख्या क्या कहलाती है, आपके सहअभाज्य संख्या। इस बात को ध्यान में रखना, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा नहीं। आगे देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया x बराबर p बटा q में q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप में हो। अभी बात कर ली, तो m और n कौन सी संख्या होगी। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो m और n की बात करें तो जब गुणनखंड करते हैं तो घात ऊपर जो होती है वो घात 1 2 3 4 ऐसी घातें होती है। ठीक है, आज मान लो मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो 4 के टुकड़े करोगे 2 की घात 2 आएगा। ठीक है, या 3 करोगे 3 की घात 1 आएगा। तो कभी माइनस की तो संख्या आ नहीं सकती है। जब पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, और ऋणात्मक तो सीधा से चला गया। प्राकृत संख्या हो नहीं सकती है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई भी थी पहले, आपने कोई वीडियोस देखा हो तो। प्राकृत संख्या वो क्या है कि ऋणोत्तर पूर्णांक में काउंट नहीं करते हैं। आगे स्टैंडर्ड बुकों में पढ़ते हैं तो वहाँ वो प्राकृत को और आपके जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको अलग अलग काउंट होता है। तो इसका सही जो अपना ऑप्शन होगा वो होगा ऋणोत्तर पूर्णांक। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी सारे के सारे गलत है। ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होते हैं, जो ऋणात्मक नहीं हो। इसको ऋणात्मक पूर्णांक नहीं, इसको क्या कहते हैं अपन, धन पूर्णांक कहते हैं, जिसका एक हिंदी में शब्द है ऋणोत्तर। ऋणोत्तर का मतलब है नॉन जीरो, जो जीरो नहीं हो। ऋणोत्तर का मतलब है नॉन जीरो, सॉरी नॉन नेगेटिव, जो ऋणात्मक नहीं हो। ठीक है, सिर्फ अपने धनात्मक। अब ऋणात्मक नहीं है और जीरो की तो बात ही नहीं है। जैसे जीरो नहीं होना तो उसको कहते हैं शून्यतर। क्या कहते हैं, शून्यतर। शून्यतर का मतलब है जीरो नहीं, ऋणोत्तर का मतलब है ऋणात्मक नहीं। तो एक बात याद रखना, p बटा q दे दिया जाए और कहा जाए q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप में है, तो m और n क्या होगा, कम से कम मान होगा। प्राकृत संख्या नहीं होगी, ऋणोत्तर पूर्णांक ही लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के अंदर आपके, मैंने बात भी की थी पहले भी कि 10 20 30 आपको लगता होगा कन्फ्यूजन का मामला, मगर उच्च स्तर की किताबों में इसको काउंटेबल नहीं किया जाता है, वो आपको ऋणोत्तर पूर्णांक ही कहेगा। ठीक है, आप कन्फ्यूजन ना हो, कहीं कहीं एक जगह लिखा जाता है कि ये धन पूर्णांक और ये एक ही, नहीं, इन दोनों में फर्क है। आगे बुक जब आगे पढ़ते हैं अपन 11th 12th की या बीएससी की जो भी स्टैंडर्ड बुकें होती है उसमें ऋणोत्तर पूर्णांक शब्द होता है या धन पूर्णांक होता है। तो याद रखना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड की कौन सी संख्या आपने, ऋणोत्तर पूर्णांक। ये अपने हो गए 6 क्वेश्चन। आगे देखिए आप, आगे अपन चलें, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 7वां क्वेश्चन कह रहा है, वही अभी बात आ गई अपने पास। 7वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है परिमेय संख्या 21/24 का दशमलव प्रसार क्या है। देखो शानदार क्वेश्चन है। मैंने आपको संख्या जो कही है वो कही है 21/24। अब मैंने अभी आपको बता दिया कि परिमेय संख्या तभी होगी जब वो p बटा q रूप में होगी। ठीक है, और p बटा q रूप में क्या होना चाहिए, उसके टुकड़े होने चाहिए पहले जो एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो।
तो हम देखें इसको, मतलब परिमेय कह सकते हैं, मगर परिमेय शुद्ध, देखो एक होती है शुद्ध और एक होती है अशुद्ध। ये जो आपके कहलाती है वो अशुद्ध कहलाती है, मगर जैसे ही हम इसके टुकड़े करेंगे, जैसे इसको काटा आपने, 3 7 21, 3 8 24, अब ये शुद्ध, जैसे इसको तो कहा आपने अशुद्ध या भिन्न कहते हैं, भिन्न ये भी होगा, मगर याद रखना ये तो कहलाती है अशुद्ध परिमेय और ये आपके कहलाती है शुद्ध परिमेय, दोनों में ये फर्क है। ठीक है, अगर एक के अलावा उभयनिष्ठ है तो अशुद्ध परिमेय, और अगर मान लो एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, शुद्ध परिमेय। अब ये जो 7/8 दे रखा है, ये कह रहा है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो नीचे आपने देखा कि q बराबर हमारे पास 8 है, और 8 के जब टुकड़े करते हैं तो 2 की घात कितनी होती है, 3। तो गुणनखंड 2 या 5 के रूप में हो, क्या तो 2 हो के 5 हो या दोनों हो, तो उस समय जो आवृत्ति होती है वो आवृत्ति होती है शांत आवृत्ति। ये ध्यान रखना, 2 या 5 दिखे तो आवृत्ति कैसी होगी, शांत आवृत्ति। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ए। फिर आगे हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिसमें दशमलव के बाद में आवृत्ति समान रूप से नहीं हो। अब समान रूप से देखें तो पहले हम देखो पॉइंट के बाद में 7, बट 7 के बाद में क्या आ रहा है, 2 4 5, देखो 7 से शुरू हो रहा है, 7 2 4 5, 7 2 4 5, तो आवृत्ति समान हो रही है। तो आवृत्ति समान हो रही है तो ये आपके परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। अगला देखें तो पहली बात यहाँ पे 12 आ गया, और 12 आ गया तो कहने का मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या, मतलब ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। नेक्स्ट देखें तीसरा, तो इसमें रिपीटेशन देखो 5 के बाद में देखो क्या आ रहा, 32 32 32, फिर 34 78, तो सारे अलग अलग हो गए, तो अलग अलग हो गए तो ये आपकी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। चौथे को भी चेक कर लो, चौथे को देखें अपन तो देखिए इधर 757 757 757, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। अगर दशमलव के बाद में आवर्ती समान, दशमलव के बाद आवर्ती समान, तो कौन सी संख्या होती है, परिमेय। ये ध्यान रखना, ठीक है। और शुद्ध अशुद्ध वाला ध्यान रख लेना, दोनों में एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड है अशुद्ध, और अगर ये दोनों ही भिन्न तो है मगर भिन्न के साथ में, पिछले मैंने बोल दिया था, ध्यान रखना कि अगर वो एक के अलावा है तो अशुद्ध कहलाती है, और अगर केवल एक ही है तो उसको क्या कहते हैं, शुद्ध परिमेय संख्या। छोटे क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा आप। आगे देखिए कितने हो गए, 8 हो गए। 9वां क्वेश्चन देखिए, देखो 9वां 10वां 11, 3 क्वेश्चन आ गए, तीनों ही छोटे छोटे ही हैं वैसे। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं आपको कि संख्या 40 चिन्हों के अभाज्य गुणनखंड का रूप p की घात m इंटू p की घात p हो तो p प्लस m किससे भाज्य होगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दिया, छोड़ दिया। 40 चिन्हों के पहले तो आपको टुकड़े करने, तो टुकड़े करते हैं। देखो तो 40 चिन्हों के टुकड़े करेंगे, जैसे 2 का भाग देंगे, ये 2 ये 0, ये 2 चौक 8 और 2 8 16, फिर 2 का जाएगा 1024, फिर 2 का जाएगा 512, फिर 2 का जाएगा, ये तो हो गया 216 हो गया, नहीं 216 नहीं 256, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, ये तो 512 हो गया। 512 के बाद में इसका आधा 256 हो गया, फिर 2 का देंगे 128, फिर 2 का देंगे 64, फिर 2 का दोगे 32, फिर 2 का दोगे 16, 2 का दोगे 8, 2 का दोगे 4, 2 का दोगे 2 और 2 का दोगे 1। ये टुकड़े हो गए पूरे। अब आपने देखा कि जो टुकड़े हो रखे हैं, टुकड़े 2 2 2 2 कितनी बार आए हुए हैं, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 2 की घात कितनी हो रही है, 12। अब देखो 2 की घात 12 तो हो रही है, मगर इसने क्या कहा, ऐसे रूप में लिखना है। अब ऐसे रूप में कैसा आएगा, देखो 2 की घात 12 है, तो 12 है तो p सेम है, तो यहाँ आप देख रहे हो इसको लिख सकते हैं 3 × 4, और 3 × 4 4 को लिखा जा सकता है 2 की घात 2, लिख सकते हैं। 12 है तो 3 × 4, तो ये जो है इसको तो लिखा जा सकता है 2 × 3 × 4, और 4 को लिखा जा सकता है 2 की घात 2। अब आप देख लो एक एक पॉइंट आ गया कि आपके पास p है वो तो आ गया 2, और आपके पास m है वो आ गया 3, बन गया दोनों। अब आप इन दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो p प्लस m करो, तो p प्लस m कितना होगा 5, और 5 किससे भाज्य होगा, 5 से, ठीक है।
पूरा घुमा फिरा के टुकड़े भी पूछ लिए, उसका रूप भी पूछ लिया, सारे आ गए। आगे 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखो। 10वां क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है उसको समझिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 4 इंटू 4 की घात 4 इंटू 7 इंटू 5 की घात 3 में निरंतर शून्य कितने होंगे। निरंतर शून्य का मतलब लगातार शून्य कितने आएंगे। एक बात बताओ, जीरो कब बनता है कि 2 और 5 का गुणा होता है तभी जीरो बनता है, उसके अलावा तो जीरो बनता नहीं है। मतलब अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, ठीक है। ऐसा तो आप कह दो कि 4 इंटू 5 भी 20 होता है, नहीं। अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 2 और 5 का गुणा, तो आप यहाँ देखो ये है 2 की घात 3 और ये है 5 की घात 3, तो 2 इंटू 5 करते हैं कितने होते हैं 10, और 10 की घात 3 मतलब कितने हो गए 1000। तो इन सब संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो पीछे ये 3 जीरो तो आएंगे रहेंगे, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। इस बात को ध्यान में रखना है। 11वां सवाल क्या कहता है देखिए, n एक प्राकृत संख्या है, मतलब प्राकृत संख्या रखनी है, इकाई का अंक बताओ। n की जगह अपन 1 लिखते हैं पहले, तो आप देख रहे हो 6 माइनस 5 कितना हो गया 1। n की जगह अपन 2 लिखते हैं, 6 की घात 2 5 की घात 2, तो 6 का 36 5 का 25 घटाया 11, तो भी इकाई का अंक कितना आ रहा 1। तो आपको पूछा इकाई का अंक क्या आएगा, तो इकाई का अंक कितना आएगा 1। 11 तो हो गई नहीं भाई, इकाई का अंक ही नहीं है, ये तो दाई अंक हो गया, 1 और 1 मतलब 2 बन के अंक। ये हो गया आपके 11वां सवाल। देखिए आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, उसको समझिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 3 की घात 2n माइनस 2n प्लस 1 निम्न में से किससे भाज्य और n धन पूर्ण है। मैंने अभी कह दिया था आपको धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक का मतलब सीधी सी बात है कि आप n की जगह 1 लिख दीजिए। अब n की जगह 1 लिखोगे तो 3 की घात 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 की घात 2 तो 9 माइनस 2 प्लस 1, कितने रह गए अपने पास 8 रह गए। अब 8 से कंफ्यूज हो गया कि 8 2 से भी भाज्य 4 से भी भाज्य 12 से नहीं अभी, ठीक है। तो हम n की जगह अब 2 लिखते हैं, तो 2 लिखेंगे तो 3 की घात यहाँ तो हो जाएगा 4 और यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 1, 3 की घात 4 तो होता है 81, ये 4 और ये प्लस 1, करो हल, कितने हो गए 78 ही बचे। अब 78 बताओ, 8 में तो आपने देखा 2 का भी भाग जा रहा था, 4 का भी, ऑप्शन 2 थे। यहाँ आए तो यहाँ किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है क्या, देखो 4 का देंगे, 4 एकम 4, पीछे बचा 3 38, भाग ही नहीं जाएगा 4 का तो, ठीक है। तो इसमें भी भाग किसका जा रहा है 2 का, जा रहा ही नहीं जा रहा है, तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन हो गया 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। ये बात खत्म। आगे कह रहा है कथन x एल्गोरिदम है और y प्रमेयिका है, यदि x क्या है और y क्या है। मेन बात ये है, देखो एल्गोरिदम क्या होता है, प्रमेयिका क्या होता है। देखो प्रमेयिका तो एक कथन होता है, एक बात ध्यान रखना, प्रमेयिका इसका मतलब है कथन, और एल्गोरिदम होता है वो होती है गणना, जिसको या अपन कलन कहते हैं, कैलकुलेशन करना। ये बात ध्यान रखना। प्रमेयिका तो कोई कथन कह दिया, ठीक है, जैसे कथन के रूप में कोई भी चीज हो सकती है, जैसे आप पढ़ते हो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये तो एक कथन है। अब यहां से अपन हल करते हैं, मान लो 2 संख्याओं के मध्य अपन मसब ज्ञात करते हैं यहाँ से, तो जो मसब ज्ञात करने की प्रक्रिया है वो एल्गोरिदम कहलाती है। तो पहला कहा कि x एक सिद्ध कथन है और y हल करने की प्रक्रिया है, तो उल्टा बोल दिया मैंने तो। सेकंड कहा कि x हल करने की प्रक्रिया है, मतलब एल्गोरिदम हल करने की प्रक्रिया है, और y सिद्ध कथन है, बिल्कुल सही है। ये दोनों तो गलत ही थे, दोनों सिद्ध कथन नहीं है, दोनों हल करने की प्रक्रिया नहीं है। याद रखना, कन्फ्यूजन यहीं शुरू हो जाता है। हम लंबे चौड़े क्वेश्चन मिलाते हैं और छोटे से पॉइंटों में अपन को कन्फ्यूजन कर देता है। एल्गोरिदम का मतलब होता है गणना करना, कलन, और प्रमेयिका का मतलब होता है कथन। ये हो गया 13वां क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 14वां क्वेश्चन। देखो 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये रहा मान, क्या आर का मान 0, 1 मिनट गलती कर दी, इधर लगा दिया मैंने, सॉरी, ये था डी। देखो अपन कभी भाग देते हैं, आज मान लो कोई संख्या में अपन भाग देवे, जैसे मान लो 3 का भाग देना है 3 में ही, तो आप देखते हो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और शेष पर क्या आ जाएगा 0। आप इसी 3 का भाग 4 में दो,
भाग एक बार जाएगा और शेषफल कितना रहेगा 1। आप इसी 3 का भाग 5 में दो, भाग एक बार जाएगा, शेषफल रहेगा 2। और आप इसी 3 का भाग 6 में दे दीजिए, 2 बार चला जाएगा, शेषफल 0। तो आपने देखा जब 3 का भाग दिया तो शेषफल आपके पास क्या रहा, 0 1 2। ठीक है। और जब हम इस सूत्र को पढ़ते हैं तो सूत्र आपके पास ऐसा होता है कि यहाँ लिखा जाता है भाज्य, यहाँ होता है भाजक, ऊपर लिखा जाता है भागफल और पीछे बचता है वो होता है शेषफल। तो शेषफल का मान हमेशा 0 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। जिस संख्या का भाग दिया जाएगा उससे 1 हमेशा कम रहेगा। जैसे आपने 3 का भाग दिया तो शेषफल 0 1 2, आपने 4 का दिया तो 0 1 2 3, आपने 5 का दिया तो 0 1 2 3 4। तो आप यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन तो कह रहा है कि 0 आर का मान 0 से बड़ा और 20 छोटा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि 0 तो होगा शेषफल हमेशा। सेकंड में देखें दोनों शामिल है, मगर आपको पता है भाजक कभी शामिल नहीं होता। आज मान लो मैं 3 का भाग दूंगा तो कभी शेषफल 3 नहीं आएगा, 4 का भाग दूंगा तो कभी शेषफल 4 नहीं आएगा। तीसरे में था तो ये कह रहा 0 शामिल नहीं, तो ये भी गलत था, ये भी गलत था। इसमें देखिए 0 तो शामिल है, ठीक है, मगर ये भी शामिल नहीं होता है। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ए बराबर बी क्यू बराबर आर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल निम्न में से किससे भाज्य होगा। 3 क्रमागत धन पूर्णांक, पॉजिटिव 3 पूर्णांक लेने हैं। जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा, इन तीनों का योग किया कितना हुआ 6। अब 6 तो भाई आपके 2 से भी भाज्य हो रहा है, 3 से भी भाज्य हो रहा है दोनों से। अगर मान लो मैं आगे बढ़ाऊं 2 3 4, तो देखो कितने हुए 9। तो अब आप देखो यहां तो आपके पास 2 ऑप्शन थे कि 2 या 3, यहां थोड़ा सा मामला चेंज हो गया, ऑप्शन कितना रह गया 3, 2 का तो भाग ही नहीं जाएगा। चलो और समझ लेते हैं, 3 4 और 5 ले लेते हैं तो 12। अब 12 में वापस 2 और क्या आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। ठीक है, आप कहोगे थोड़ा और कन्फ्यूजन हो रहा है तो आगे और ले लिया, 4 5 6। अब 4 5 6 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 15, और 15 में तो भाग किसका जाएगा। अब देखो कि 2 जाएगा नहीं, 1 मिनट सॉरी 2 लिख दिया, 3 और 5। तो इन सब में एक ही चीज उभयनिष्ठ आ रही है, और वो उभयनिष्ठ कौन आ रहा है आप देखिए कि वो उभयनिष्ठ आ रहा है 3। तो हम यहाँ पर प्रॉपरली जो इसका आंसर कहेंगे वो आंसर क्या होगा 3। ध्यान रखना बड़े ध्यान से, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मगर आपका बेसिक नॉलेज अच्छा होगा तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन दे रखा है आगे, उसको समझिए। 16वां, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल निम्न में से भाज्य होगा। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक गुणनफल। 2 क्रमागत धन पूर्णांक, 2 क्रमागत धन पूर्णांक कैसे कि आज मैंने 1 इंटू 2 किया 2, मैंने 2 इंटू 3 किया 6, मैंने 3 इंटू 4 किया 12, मैंने 4 इंटू 5 किया 20। आप बताओ इन सब में से भाग किसका जाएगा। भाई आज यहीं से शुरू करो, तो यहाँ वैलिड सिर्फ और सिर्फ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और संख्या आएगी मगर सब के लिए तो वैलिड कौन होगा 2। तो इसका आंसर क्या होगा 2। 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन कहता है निम्न में से धन विषम पूर्णांक का रूप नहीं है। पहली बात 6 क्यू के रूप में दे रखा है। अब देखो ये बनता कैसे, ये बनता इससे a बराबर बी क्यू प्लस आर, अभी अपन ने पढ़ा। अब b का मान यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू सब में 6 दे रखा है, तो हम b की जगह 6 लिख दें तो 6 क्यू प्लस आर। 6 क्यू मतलब 6 भाजक हो गया। अब 6 भाजक होगा तो शेषफल क्या क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 आएगा। अब हम रूप लिखना शुरू करें तो जब r का मान 0 लिखेंगे तो क्या आएगा 6 क्यू, जब 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 6 क्यू प्लस 1, जब हम 2 लिखेंगे तो क्या आएगा 6 क्यू प्लस 2, फिर क्या आएगा 6 क्यू प्लस 3, फिर आगे क्या आएगा देखो 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस 5। मगर आपसे इसने क्या पूछा कि धन विषम पूर्णांक का रूप नहीं है। धन विषम पूर्णांक मतलब आज 6 क्यू है, आप क्यू का मान कोई भी संख्या रखो ये हमेशा सम आएगा, भैया हमेशा सम होगा। इसको देखोगे ये विषम होगा, ये वापस सम होगा, ये विषम होगा, ये सम होगा, और ये लास्ट वाला वापस क्या होगा विषम। अब आप चेक कर लीजिए, इसने कहा विषम रूप नहीं है,
पहला विषम था तो गलत, दूसरा अपने सम हो गया, तीसरा विषम हो गया, चौथा आपके विषम हो गया। तो इसने कहा कि धन विषम पूर्णांक का रूप नहीं है, मतलब सम पूर्णांक, तो मतलब सम का रूप कौन सा है, तो 6 क्यूब प्लस 2। याद रखना, ऐसा रूप देके आपसे पूछ ले कौन सा सम कौन सा विषम है, तो आपको a बराबर बी क्यूब प्लस आर से लेना। जैसे 4 होता तो 4 क्यूब प्लस आर होता, और 4 यहाँ पे आए तो शेष पर 0 1 2 3 आएंगे। अगर मान लो 7 हो जाता तो 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाता। ये क्वेश्चन हो गया 17वां। नेक्स्ट देखिए आगे 18वां क्वेश्चन। देखो 18वें क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या पूछा आपसे कि निम्न में से धन पूर्णांक का घन नहीं है घन करने पर। अब घन में मैंने आपको 5 का रूप दिया है, तो 5 का अगर रूप दिया है तो सीधी सी बात है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आप करोगे 5 क्यू प्लस आर। अब 5 क्यू हो गया तो r का मान हो गया 0 1 2 3 4 बन गया। अब a बराबर आप करोगे तो यह रहेगा 5 क्यू बन गया। अब इसका घन करोगे, ठीक है, तो इसने कहा घन रूप नहीं है, तो 5 क्यूब का जब आप घन करोगे जैसे 125 घन होगा, मगर 125 में से अपन जैसे इसका घन करते हैं तो 1 क्यूब लिखते हैं, ये 125 होगा क्यूब क्यूब। 125 को अपन ऐसे लिख देंगे 25 क्यूब और ऐसे 5 रूप लिख देंगे। इस पूरे को हम मान लेंगे तो 5 क्यूब रूप आ जाएगा। अगला 5 क्यूब प्लस 1 है तो यहाँ से आ जाएगा। अगला 5 क्यूब प्लस 2 है 2 बनेगा तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो हो रहा है। तो ऐसा कोई रूप ही नहीं है जो नहीं है, ये भी है इसका, ये भी है इसका, ये भी है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर, मतलब ये तीनों ही गलत और ये वाला क्या हो जाएगा सही। मतलब आप क्या करो, इस रूप को लिखा घन करके देखो, घन करके देखो, जैसे 5 क्यूब है तो 5 क्यूब घन करेंगे तो आ जाएगा। अगला 1 रखेंगे यहाँ तो 1 का घन 1 होता है। जैसे मान लो अभी किसी ऑप्शन में लिख दिया होता 5 क्यूब प्लस 4, तो इसमें से ऐसी कौन सी संख्या जिसका घन करने पर 4 आ जाए। 0 का घन करोगे 0 जाएगा, 1 का 1, 2 का क्या आएगा 8 आएगा, 3 का क्या आएगा 27 आएगा, 4 का क्या आएगा 64 आएगा, 4 तो आएगा नहीं ना, ऐसे अपन को करना है। अब देखो आगे अगला कह रहा है यदि 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक को 1032 क्यू माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाए तो क्यू का मान बताइए। देखो ये यूक्लिड विभाजन वाला जो आपका थ्योरम चल रहा था a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब ये कह रहा है मसब को इस रूप में लिख दिया जाए, इन दोनों का जो मसब आएगा उस मसब को। तो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों का मसब ले लो। आज अपन इसका मसब लेंगे तो इसका मसब क्या आएगा कि भाई 408 है और एक क्या है 1032 है, इसका मसब लो, 2 का दोगे 204, 2 का दोगे 102, 2 का दोगे 51, अब 3 का ही जाएगा 17 और यहाँ 17 1, इधर देखो 2 का 516, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 8 16, 258 बन गया। अब देखो 2 का दो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 129 है। अब 129 में भाग किसका जाएगा, देखो ऐसी कौन सी संख्या जिसके पहाड़े में 129 है, आ रहा है 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब 43 में किसी का नहीं जाता है तो 43 और 1 हो गया। अब देखो जो कॉमन आए वो मसब का काम करेंगे, तो आप देख रहे हो कि इसका जो मसब आया है वो मसब कितना आया कि 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया कितने हो गए 24 बन गया। तो हमने इसको इस रूप में, इसने कहा मसब को इस रूप में लिखा जाए तो मसब 24 आया, तो 24 बराबर 1032 क्यूब माइनस गुणा कर लो इसका 2040 इतने होगा 5 चौक 20, 5 चौक 40 और 5 चौक 20 हो गया 2040। अब 2040 को उधर भेज दो, 2040 उधर जाएगा तो 2040 और ये जुड़ते हो गए 2064 बराबर हो गया 1032 क्यूब, 1032 से 2064 2 बार कट गया तो क्यू का मान कितना क्या 2, ये आंसर। मतलब क्वेश्चन ने क्या कहा कि इन दोनों के मसब को इस रूप में व्यक्त किया, तो पहले मसब निकालें और मसब को इसके बराबर रख के आपको क्या निकालना है क्यू का मान निकालना है, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 20 और 21। देखो 20वां और 21वां सेम ऐसा कैसा दे रखा है, पहले अभी जो आपने पढ़ा 20वां क्वेश्चन कह रहा है 65 और 117, जो आपको 65 और 117 दे रखा है उस 65 और 117
कि मसब को इस रूप में व्यक्त किया जाए तो एक्स और वाई के मान क्या होंगे। देखो तो पहली बात तो यही है कि 65 और 117 का मसब लेवे। तो देखो हमने लिखा 65, एक तरफ लिखा 117, ठीक है। यहाँ भाग देवें तो यहाँ भाग 5 का ही जाएगा, 13 बार 13 का देंगे, एक बार, बात खत्म हो गई। यहाँ देख रहे हो 3 का जा रहा है, ठीक है, तो 3 का जा रहा है तो 3 3 9, 3 9 27 बन गया। फिर 3 का गया 13 बार, 13 का गया एक बार। कॉमन की बात करें तो कॉमन कितना आ रहा है 13, तो 13 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो मसब आया है वो कितना होगा 13। अब उसको 13 के बराबर लिखना है, 65x प्लस 117y बराबर 13। अब आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन रखें कि इसके बराबर आ जाए। एक बात बताओ, दोनों ही प्लस के होंगे तब तो कभी 13 आना ही नहीं है, तो दोनों ही प्लस के होंगे 13 नहीं आना, तो ये और ये तो गलत हो गए। अब 2 और -1 की बात करें, जब 2 और -1 की बात करें कि जैसे 2 लिखें कि x का मान 2 और y का मान -1, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो 65 × 2 117 × -1, 65 दूना 130 -117। आप देख रहे हो घटा रहा है, कितना आ रहा है 13, आ रहा नहीं आ रहा है। अगर ये वाला लिखते तो ये माइनस का हो जाता, ये प्लस तो माइनस में आ जाता। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। देखो 2 क्वेश्चन जो अभी पढ़े, जैसे पिछले पेपर पे हमने जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें भी कहा मसब को रूप में लिख के क्यू का मान निकालो। यहाँ आपको 2 चीजें पूछ ली, तो 2 चीजें पूछी तो पहले मसब रखें, मसब को उसके बराबर रखें। अब चारों में से बिंदु संतुष्ट करा ले, जो बिंदु संतुष्ट कर जाएगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संख्या 7 6 5 4 3 × 2 × 1 + 5 क्या है, कौन सी संख्या है। अब कौन सी संख्या की बात कही तो सबसे पहले तो आप यहां पर देखो पूरे में से कॉमन आ रहा है 5, काम यही हो गया। जब 5 कॉमन आएगा तो पीछे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और +1 कितना ही रो। आज एक बात बताओ, अभाज्य संख्या तो होनी ही नहीं है, क्योंकि पूरी संख्या का खुद के अलावा 5 का भाग चला गया, ये खत्म। फिर बात करता है पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, मगर इन तीनों में से जो सबसे बढ़िया बैठे वो कौन सा है, भाज्य संख्या। हो सकता है पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है, ये दोनों तो है ही, क्योंकि इसके इंक्लूड है, मगर तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, भाज्य संख्या। ये ध्यान रखना। ये हमने किस बेस पे कहा, अभाज्य और भाज्य के बेस पे, ये बात ध्यान में रखना। अभाज्य के बेस पे मतलब क्वेश्चन के अंदर चारों दिए, अब लग रहा है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर तीनों में से सबसे प्रॉपर कौन सा सही हो गया, भाज्य संख्या हो गया। भाई पूर्ण संख्या तो है, बात खत्म, पूर्णांक भी है, मगर ये दोनों के दोनों इंक्लूड इसमें किस में आ गई, अपने भाज्य संख्या के अंदर। क्योंकि हमें ये जो पूछा गया है वो इसके भी आप पे पूछा गया है, अभाज्य है या भाज्य है। ये तो साइड में ऑप्शन दे रखा है, हो सकता है इसके अलावा दूसरा भी दे दे, हो सकता है मान लो ये पूर्ण नहीं दे के यहाँ आपको परिमेय दे दे और यहाँ आपको क्या दे दे, अपरिमेय दे दे। अब तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अगर ये परिमेय अपरिमेय दे दे तो आप क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए आगे 22वां क्वेश्चन। देखो 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड। 22वां क्वेश्चन कह रहा है √p एक परिमेय संख्या होंगी यदि, देखो √p एक परिमेय संख्या है। आगे ऑप्शन दिया कि जैसे अभाज्य संख्या आ जाए। आज अभाज्य की बात करें 2 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 11 आए, सब आए, ठीक है। अब ये एक अपरिमेय होनी चाहिए। देखो पूर्ण घन की, पूर्ण वर्ग की, सबका एक एक उदाहरण लेते हैं। जैसे पूर्ण घन का उदाहरण ले लें, जैसे पूर्ण घन की बात करें तो 64 होता है, किसका घन होता है 64, 4 का। मगर आपको पता है, 1 मिनट, 16 चौक 64, 4 का क्यूब हो गया, 1 मिनट गलती कर दी मैंने। अपन पूर्ण घन का जैसे कोई भी एक उदाहरण लें, पूर्ण घन, अभाज्य, भाज्य, पूर्ण वर्ग। जैसे पूर्ण वर्ग तो होगी नहीं, पहले तो इसको हटा दो। पूर्ण वर्ग वाला कैसे, कि जैसे मान लो मैंने 4 लिख दिया तो ये तो पूर्ण वर्ग है, तो ये तो 2 आ गया, हट गया, काम खत्म। अब रही बात पूर्ण घन की, देखो पूर्ण घन का तो कोई ना कोई ऐसा अपने पास साइड बैठ जाए, जैसे 1, पूर्ण घन में 1 आ गया, कि 1 का घन किया जाए तो 1 ही होता है, तो ये आ गया बाहर, तो ये भी परिमेय होगी दोनों, ये भी परिमेय होगी, ये भी परिमेय, तो पूर्ण घन भी खत्म, पूर्ण वर्ग भी खत्म। अब अभाज्य और भाज्य की बात करें, आज अपन भाज्य संख्या की बात करें, जैसे 4 भाज्य ही तो थी, तो ये 2 आ गया, तो ये भी ऑप्शन खत्म, अपने पास रहा क्या, अभाज्य। आप कोई भी अभाज्य संख्या अंडर के अंदर लिख दीजिए, कभी भी उसका वर्ग नहीं होगा। आज आप कोई भी लिख दो, 2 3 5 7 11 13
17 कैसे भी लिख दो। आज आपने 17 लिखा, ये शुद्ध रूप से क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 17 का वर्गमूल नहीं होता है। 4 लिखा 4 का होता है, 1 लिखा 1 का लिखा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लिख दो, जैसे भाजी संख्या कोई जरूरी नहीं है 4 लिखो, आप 9 लिख दो तो कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा। तो इन चारों में से रूट पी एक अपरिमेय संख्या होगी यदि p ऐसे लिख देता हूं, यदि p एक क्या हो, अभाज्य संख्या। p क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। या वो कह सकता है ऑप्शन अभाज्य नहीं देके कह दे कि पूर्ण वर्ग नहीं हो। पूर्ण वर्ग होगी तो हमेशा ध्यान रख लेना वो परिमेय संख्या बन जाएगी, या तो पूर्ण वर्ग नहीं हो या अभाज्य संख्या नहीं हो। अभाज्य संख्या में ऐसी कोई संख्या नहीं आती है जिसके अंदर उसका क्या हो जाए, वर्गमूल हो जाए, क्योंकि वर्गमूल हो जाएगा तो एक बात बताओ वो तो अभाज्य हुई नहीं, क्योंकि भाग चला गया उसमें। आगे कह रहा है किसी अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या। आज गुणनखंडों की बात कही, आज अभाज्य संख्या कोई भी लिखो, जैसे आप 2 लिखते हो तो 2 के गुणनखंड क्या लिख सकते हो, 2 × 1 या 1 × 2, बस, इसके अलावा तो कोई नहीं लिख सकते हो। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 2। क्या तो 1 × 2 और क्या क्या होगा, 2 × 1। 3 लिया तो 1 × 3 3 × 1, 5 लिया तो 1 × 5 5, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 2। 2 अभाज्य संख्याओं p और q का लसप और मसप क्या होगा। आज 2 अभाज्य संख्या ली, जैसे उदाहरण के लिए आपने एक 2 लिया और एक 3 लिया। आप जब इसका लसप लोगे एलसीएम तो सीधी बात है, और 2 और 3 का गुणा ही होगा 6, और जब एचसीएफ लोगे तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कितना आएगा 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर लसब की बात करें तब तो दोनों का गुणा, मसब की बात करें तो यही रहेगा। ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, पहले लसब कहा इसलिए PQ 1, ध्यान रखना। देखिए अगला 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखो 25वां क्वेश्चन कह रहा है a और b 2 विषम अभाज्य संख्याएं हैं। a है वो b से बड़ा तो a² - b²। जैसे मान लो मैंने a 5 ले लिया और b 3 ले लिया तो a² 5² - 3², 5 का स्क्वायर 25, ये 9, 25 में से 9 के कितने रह गए, 16। अब 16 कौन सी संख्या, देखो सम संख्या ही है, विषम अभाज्य संख्या ही नहीं है। और ले लो भाई, जैसे आप a 7 ले लो b 3 ले लो, दोनों इसने क्या कहा, विषम अभाज्य संख्या लेनी, तो 7 का वर्ग - 3 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना होता है, गुण 50, 3 का 9 करो 40। अब 40 भी क्या होगी, सम संख्या ही होगी, ना तो विषम अभाज्य संख्या है ना विषम संख्या है, सिर्फ क्या है, सम संख्या है। आगे कह रहा है सबसे न्यूनतम संख्या जिससे रूट 125 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या बन जाए। भाई रूट 125 है, अब रूट 125 को किससे गुणा करें, जैसे रूट 125 को लिखा जा सकता है 25 × 5। आप देख रहे हो 25 का वर्गमूल बाद 5 आ गया, 5 रूट 5। अब रूट 5 को किससे, रूट 2 से करने पर तो बनेगा नहीं, 5 से करने पर बनेगा नहीं, ये तो बड़ी है ये छोटी है। तो जब 5 रूट 5 को अगर अपन रूट 5 से गुणा करें तो ये तो 5 हो गया, रूट 5 5 हो गया, और 5 25 एक प्राकृत संख्या बन गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। इस बात को ध्यान रखें। देखिए 25 के बाद में आगे 26 क्वेश्चन हो गए ना अपने, हाँ 26 हो गए। 26 के बाद देखिए 27वां क्वेश्चन। देखो 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 27वां क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 संख्या a का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड हो, संख्या b का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड अगर 11 है तो संख्या a + b का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन अपन को समझना हो तो एक बात ध्यान रखना, इसने कहा एक संख्या a का, अब a कोई भी एक ऐसी संख्या मानो जिसमें एक अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाए, 5, ठीक है। तो 5 आ जाए, तो जैसे मान लो मैंने 35 ले लिया और b का 11 आ जाए, ठीक है, तो 11 × 13 143। अब आप यहाँ देखो कि इसके जब गुणनखंड करोगे तो 5 × 7, इसके करोगे तो 11 × 13, तो ये दोनों न्यूनतम है कि नहीं है, ऐसे ही कहा। मतलब किसी चीज को उदाहरण से समझ ले, रट रटाया ज्ञान नहीं ले, उससे कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कहा कि संख्या 5 मतलब 5 है वो संख्या a का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड, तो मैंने a 35 माना, 5 न्यूनतम हो गया 5 × 7 में। मैंने b संख्या पर 143 मानी तो न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 11 हो गया, 11 × 13 में। अब कहा a + b, मतलब इन दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 35 + 143, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ते कितने हो गए, 78 हो गए 100। अब 178 आ गया इसका न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड। देखो 178 के टुकड़े करते हैं अपन, कौन होगा न्यूनतम, सीधी बात 2 ही होगा भाई, 2 का भाग जा रहा है,
2 8 16, 2 9 18 हो रहा है 2, तो न्यूनतम अपवर्ती गुणनखंड कौन हो गया? 2 हो गया। इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। आगे देखो, संख्या 35 28 के कुल भाजकों की संख्या। देखो ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुल भाजकों की संख्या के लिए एक बात याद रखना, इंपॉर्टेंट तौर पे सवाल, कि कोई भी भाज्य संख्या दे रखी है x और x के अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं p1 की घात m1, p2 की घात m2 डैश डैश इंटू p की घात n और उसकी घात mn। और अगर आपसे पूछे कि कुल भाजकों की संख्या, रट लीजिए, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल भाजकों की संख्या में क्या करना है, m1 प्लस 1 ब्रैकेट m2 प्लस 1 m3 प्लस 1 s डैश डैश mn प्लस 1, ये पूरा सूत्र है। अब इसने कहा कि 3528 के कुल भाजकों की संख्या एक और स्वयं के अलावा। देखो भाजकों की संख्या का मतलब है कि इसमें भाग किसका जाएगा। आज मैं कहता हूं 4 के कुल भाजकों की संख्या, तो 4 में भाग 1 का जाएगा, 4 में भाग 2 का जाएगा और 4 में भाग 4 का जाएगा, तो भाजक कितने हुए? 3। यही मैं अगर 6 की बात करता तो 6 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा और आपके 3 का जाएगा और 6 का जाएगा, मतलब 4 भाजक हो गए। अब ऐसे तो आप गिनने से रहे, तो मैंने आपको ये सूत्र बताया। अब देखो इस सूत्र का उपयोग करते हैं अपन। सूत्र का उपयोग कैसे करते हैं, देखिए इधर, देखो इस सवाल को हल करने के लिए, अरे गड़बड़ हो रही ना, देखो हमारे पास नंबर था, 1 मिनट पहले नंबर देख लेते हैं वापस। 3528 इधर लिख देता हूं मैं, इधर खाली अपना पन्ना। 3528 दे रखे हैं। अब 3528 दे रखे हैं तो 3528 के अपन टुकड़े करते हैं। भाग जाएगा 2 का, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 चौक 8। फिर 2 का जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जाएगा 4 4 1। अब भाग जाएगा आपके, देखो 441 है तो 3 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21। फिर 3 का जाएगा, 3 चौक 12, 3 9 27। अब 7 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। तो आपने यहाँ देखा कि इसके जो टुकड़े हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 और इंटू 7 की घात 2। अब कुल भाजकों की संख्या मैंने आपको बताया, ऊपर जो ये संख्या दे रखी है उसमें 1 जोड़े, इसमें भी 1 जोड़े और इसमें भी 1 जोड़े। तो आप देख रहे हो कि 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 होने चाहिए। मगर 36 में से इसने क्या कहा कि एक और स्वयं के अलावा। इसने आपको सीधा सा क्या कहा कि एक और स्वयं के अलावा। तो एक और स्वयं के अलावा है कि जैसे आज 6 में आपने भाग दिया तो 1 का गया, 2 का गया, 3 का गया, 4 का गया, सॉरी 6 का गया, तो 4 थे, 4 में से स्वयं और 1 को छोड़ते तो 2 ही रहेंगे। जैसे आज 3528 है तो 3528 का तो जाएगा, 1 का भी जाएगा। तो इस 36 में से आपके 2 लेस हो जाएंगे कि 36 माइनस 2 कितने हो गए? 34। ये आपका ऑप्शन है, ये बात ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो थोड़ा हटके है क्वेश्चन, कि कोई संख्या दे रखी है उसके कुल भाजकों की संख्या पूछे या अपवर्तकों की संख्या पूछे, दोनों की दोनों एक बात है कि भाजक कहो या आपके अपवर्तक कहो, दोनों ही शब्द एक ही है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देखो आगे चले अपन। देखो 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। 29वां क्वेश्चन कह रहा है संख्या 240 के 4n+2 के रूप में भाजकों की संख्या है। ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है एक संख्या दे रखी है 240 और रूप दिया, 2 का भाग दिया 120, 2 का दिया 60, 2 का दिया 30, 2 का दिया 15, 3 का दिया 5, 5 का दिया 1। आप देख रहे हो कि इसके भाजक आ रहे हैं 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 5, बन गए। अब आपने यहां देखा कि ये इसके रूप बन गए। इसने कहा 4n+2 के रूप में भाजकों की संख्या, कि इस रूप में कौन से आ सकते हैं, ठीक है। अब 4n+2 का रूप बताना इसको, तो 4n+2 का रूप कौन सा है? जैसे आप n की जगह 1 लिखोगे तो कितना आएगा? 6, 2 लिखोगे तो कितना आएगा? 2 चौक 8, 8 और 2 कितने हो गए? 10,
बने कि नहीं बने? तो ऐसे कौन से रूप है जो इस रूप में आए? तो इस रूप में आने का मतलब ये हो गया कि जैसे 4n+2 है, ठीक है, तो इस रूप में लिखने वाले होंगे, जैसे n का मान आप 1 लिखते हो तो अपने पास कितना होगा, 4 और 2 6। n का मान आप 2 लिखते हो तो 2 लिखते हो तो 2 चौक 8, 8 और 2 कितने होंगे 10। जब n का मान 3 लिखते हो तो 3 लिखने पर कितना, 3 चौक 12, 12 और 2 कितने हो गए 14। आप n का मान 4 लिखो तो 4 लिखते कितने हुए देखो, 4 लिखे 4 चौक 16, 16 और 2 कितने हो गए 18 बने। अब आप यहाँ पर देखो कि अगर इनके टुकड़ों की बात करें, जैसे 6 बन सकता है 2 × 3 से, बन सकता है 10 बन सकता है कि 2 और 5 से बन गए। इसके बाद में देखो आगे और कौन सा बन सकता है, 14 बन सकता है क्या, 14 कभी नहीं बनेगा, 6 बन गया, 10 बन गया, 18, 18 बन जाएगा क्या, 18 बनेगा क्या, देखो क्योंकि 18 के अंदर क्या चाहिए अपन को कि 9 × 2, तो 3 की घात 2 चाहिए और 3 की घात 2 तो यहाँ नहीं है, तो 18 भी बनेगा नहीं। जब 5 की बात करेंगे तो 5 करेंगे देखो कितना बन जाएगा, मतलब इसके टुकड़े करने पर ऐसा रूप आना चाहिए। रूप आने का मतलब ऐसे गुणनखंड हो जाए, जैसे 5 लिखा तो 5 चौक 20, 20 और 2 कितने हो गए 22 बने। तो 22 है क्या, 22 तो बनेगा ही नहीं। अब मान लो 6 रखे तो 6 चौका 24, 24 और 2 26, ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है। जब अपन 7 की बात करें तो 7 चौका 28, 28 और 2 30, देखो बन रहा है। जब n का मान अपन ने 7 लिखा तो 7 लिखते ही 7 चौक 28, 28 और 2 कितने हो गए 30। अब बताओ 30 बन सकते हैं क्या, 30 तो बनेगा भाई, 30 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 30 बनने का मतलब है आज हम यहाँ कौन सी संख्या ले रहे हैं, जैसे 5 × 3 15, 15 दूना 30, तो एक रूप ये बन गया, तो 3 तो बने। अब 3 इसके अलावा और भी बन सकते हैं क्या, जैसे चेक करने का देखो तरीका यही है, ठीक है, जिससे टुकड़े बनने पर अपने पास रूप आ जाए, ठीक है। जैसे अपन ने मान लो 8 लिखा तो 8 चौक 32, 32 और 2 34 बनेगा नहीं। 9 लिखो, 9 चौक 36, 36 और 2 38 नहीं बनेगा। 10 लिखो, 40 और 2 42, 42 भी नहीं बनेगा। मतलब यहाँ आपने देखा कैसी संख्या क्या आ रही है अपने पास, जैसे आपने 11 लिखा तो 11 चौक 44, 44 और 2 46 नहीं बनेगा। 12 लिखा, 12 चौक 48 और 2 50, अब देखो 50 भी नहीं बन रहा है, मतलब टुकड़े ही नहीं आ रहे, ठीक है। अब टुकड़े नहीं आ रहे मतलब गुणा करने पर देखो 2 और 3, जैसे आज इसी को देखो आप कि गुणा करने पर, जैसे मान लो इनको गुणा करें अपन, जैसे गुणा करने पर 240 बन गया। अब 240 के अलावा ऐसा कौन सा है जिसके अंदर ऐसे रूप के रूप में आ सके, जैसे 6 आया, 10 आया, 30 आया। आज अपन और गुणा करें यहाँ पे, जैसे देख लो कि 2 2 4, 4 दूनी 8, तो 8 तो यहाँ आएगा ही नहीं, 16 यहाँ आएगा नहीं। अब 2 तिया 6 आ गया, 2 पंचे 10 आ गया, ठीक है। 5 तिया 15, 15 दूना 30, ये भी आ गया, बन गया। अब 30 और आगे देखो 60, कहीं 60 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे अपन ने 15 लिखा, 15 चौका 60 तो 62 हो गए, 14 56 तो 58 हो गए। तो लगभग शायद 3 ही आने चाहिए इसके, 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर इस रूप की बात कही तो हम उसके टुकड़ों को लिखकर अपन यहाँ देखेंगे कि गुणा करने पर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नंबर आगे मुश्किल है, 6 10 30 इसके अलावा शायद नहीं आएगा आपके यहाँ पे। जैसे कोई भी आप करके देख लीजिए, जैसे 16 चौक 64, 64 और 2 करोगे 67 आ जाएगा। 17 करोगे 17 चौक 68, 2 70 आएगा ही नहीं, ठीक है। आगे आपके पास बनना नहीं है, ये जो आपके पास 3 रूप बन गए। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो अपन को कह रहा है वो क्या कह रहा है, 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या दे दी मैंने लंबी चौड़ी आपको, ठीक है, और मैंने कहा कि किससे भाज्य है। किससे भाज्य का मतलब भाग किसका जाएगा। अब इतनी लंबी चौड़ी को जोड़ थोड़ी सकते हैं अपन, अगर जोड़ भी लेवे तो आप देखो कि 7 और 2 9, 9 3 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 6 29, 29 और 9 38, 38 और 8 46, 46 और 4 50, 50 और 8 58, 58 से 64, 64 और 4 68, 68 2 70, 70 8 78, 78 से 84, 84 4 कितने हो गए 88। अब 88 में तो 3 का भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि अंकों का योग होता तो जाता, एक अंक 5 होता या 0 होता तो 5 की बात करते हैं, तो ये भी गलत। 6 की बात करें तो 6 का भाग तभी जाता है जब संख्या 2 और 3 का जाए, तो ये भी गलत। तो पीछे बचा कौन 8, और 8 का भाग का क्या नियम होता है, जैसे 4 के भाग का नियम होता है कि अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाए तो कितनी भी बड़ी संख्या उसमें 4 का भाग जाएगा। अपन अगली क्लास में एक दिन आपको पूरे यहाँ पे टोटली भाजिकता के नियम में मैं शो कर दूंगा, आप देख लेना आराम से, ठीक है। तो अंतिम 3 अंकों में देखो 8 का भाग जा रहा है। 864 में जब भाग देवे अपन 8 का तो जा रहा है 8 एकम 8, 0 भाग टूटा 8 और 64 गया 108 बार,
तो इसका सही ऑप्शन डी। मतलब इतनी लंबी चौड़ी संख्या लिख दी, कैसे भाग देंगे? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ नियम है, ठीक है, मैं अगले आपको लिख दूंगा, अभी तो काफी टाइम लगेगा, अभी हम 50 क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको 1 से लेके 20 तक के नियम पता होने चाहिए, जहां से आप आराम से जानकारी ले सकते हो। जैसे अब इसका 8 का जाएगा, 4 का भी जाता, पर 4 ऑप्शन भी नहीं है अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया अपने 30वां क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे बात करें अपन 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि अपन को इसका लसअप लेना है। पहली बात, भिन्नों का लसअप कैसे लेते हैं? देखो, भिन्नों के लसअप की बात करें तो भिन्नों के लसअप में क्या होता है कि अंशों का तो लसअप और हरों का क्या होता है? मसअप। और अगर भिन्नों का मसअप कह दे तो अंशों का मसअप और हरों का लसअप। इस बात को ध्यान में रख। अब अपने को लसअप याद करना है, तो अंश दे रखे हैं, अंश का तो क्या लेना अपन को? एलसीएम के ऊपर वाले का तो एलसीएम लेना है 2, 4, 8 का, और नीचे जो दे रखा है उसका एचसीएफ लेना है 3, 5, 9 का। अब सीधी सी बात है भाई कि आप देखोगे लसअप है 2, 4, 8 का, 8 ही जाएगा, और 3, 5, 9 में कॉमन देके तो 1 ही आएगा, तो आंसर 8 हो जाएगा, डी ऑप्शन, खत्म। अगला कह रहा है दो संख्याओं का लसअप 54 है, यदि वे संख्याएं 3:2 में हो तो दो संख्याओं का अंतर क्या होगा? एक बात ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, दो संख्याओं का गुणनफल जो कि बराबर होता है मसअप इंटू लसअप। सिर्फ ये बात ध्यान रख लेना, इसके अलावा नहीं। 2 से अधिक कोई भी संख्या दे दे, 3, 4, 5, 6 कितनी भी दे दे, कभी भी नहीं होगा। सिर्फ दो संख्याओं का गुणनफल है वही मसअप इंटू लसअप के क्या होगा? बराबर। आज आपको वे संख्या 3:2 में कही, तो एक संख्या को 3x मान लेते हैं और दूसरी को 2x मान लेते हैं, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3x इंटू 2x बराबर। इसने कहा कि दो संख्याओं का लसअप, ठीक है। आज अब लसअप की बात करें तो देखिए, आप मसअप तो है नहीं अपने पास, ठीक है, तो हम अगर मान लो यहाँ पे मसअप नहीं दे रखा है, तो अब इसके अकॉर्डिंग तो अपन चलते हैं, जो भी दे रखा हो कि इन दोनों का गुणनफल है उसको 54 के बराबर रखते हैं। तो 3 दूनी 6x² बराबर 54, 6 से ये 9 बार कट गया, तो x² बराबर 9 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया? +-3। अब प्लस में होगा, माइनस में तो होगा नहीं, तो x का मान 3 आया, तो x का मान 3 आया तो संख्या एक तो क्या हो गई? 3 3 9, 1 हो गई 6, बन गया। अब का दोनों का अंतर बताओ। 1 मिनट, गड़बड़ गई क्या? ऑप्शन में गड़बड़ हो गई, कोई हो गया होगा। दो संख्याओं का ये तो हो गया, ये तो बराबर है, 3 दूनी 6 हो गए, 6x हो गए, 1 मिनट, 6x² 6 9 54 हो गया, x का मान 3 आ गया, 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब 6 आया तो 9 और 6 अंतर कह दिया, अंतर तो 3 आएगा, क्या तो ऑप्शन में कर लो या योग कर लो, दोनों में से जो भी, या 3 कर लो, तो अंतर कितना आ जाएगा? 9 में से 6 गया तो 3 आ गए। ये बात ध्यान रखना। आज इन दोनों का अगर अपन 9 और 6 अगर अपन इसका लसअप लेवें तो लसअप देख लीजिए 54 आएगा। अगर लसअप लेके देखें अपन तो 9 6 2 का देंगे, 9 3 3 का देंगे, 3 3 9 9 दूनी 18 जो। 1 मिनट, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है अपने। दो संख्याओं का 3:2 दिया, तो 3:2 तो लसअप, 1 सेकेंड, कहाँ गड़बड़ हुई? 3x 2x 54 लसअप इंटू मसअप। वे संख्या जो 3:2 में दे रखी है। 1 मिनट, वापस देखते हैं अपन इसको। वो तो हो गया। ऐसी दो संख्या सोचे हैं जो 3:2 में है और अंतर ज्ञात करें। 1 मिनट, 54 है, 3 × 2, 3 2 6 6 9 54, तो 9 हो गया, तो 9 18 और 27, 18 27 18 27 18 और 27, ये संख्या 18 और 27 आएगी, ठीक है। यहाँ से अपने गड़बड़ हो गई, 3:2 में दिया ना। 1 सेकेंड, वापस सॉल्व करते हैं अपन। क्या अपन को दे रखा है 3:2, उस संख्या को छोड़ो, तो 3:2 दिया, तो हम इसको 3x और एक को क्या मान लेते हैं 2x। अब आप देखो इधर कि जब अपन लसअप की बात करें, लसअप मतलब गुणा करते हैं, तो 3 दूनी कितने हो गए 6, और 6 इंटू क्या हो गया x², बन गया। अब आप ये देख रहे हो कि ये बराबर होता है लसअप इंटू मसअप के। अब लसअप इंटू मसअप के बराबर होता है
तो हम इसको देख रहे हैं कि ये 54 है, ठीक है। अब 54 के अगर अपन टुकड़े करें, टुकड़े कर लीजिए आप, यह एक्स स्क्वायर बराबर आपके 9 आ गया। अब एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो 9 आ गया तो एक्स का मान आपके पास 3 आ गया। अब 3 वहाँ रखेंगे तो 9:6 आएगा। अब 9:6 आएगा तो 9 और 6 से तो बनता नहीं अपने, ठीक है। और अगर दुगना करें 18:12, 18:12 36 हो गया। जैसे इसका 18:27 आएगा, 18:27 आएगा तो देखो कि 3 से कट रहा है, ये 3 से कटेगा, 3 छंग 18 और 3 नम 27 बन गया, ठीक है। और काटे 3 मतलब 6 से काट गया अपने, 9 से काट ले अपन, 1 मिनट, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 3:2 बन गया, 18 और 27, ठीक है। अपने पास जो संख्या आएगी ना ऐसी, वो संख्या आएगी, देखो उस फॉर्मूले से नहीं हो पाएगा ये, कि अपने पास दो संख्या है जो 3:2 में, एक तो 27 है और एक अपन को 18 दे रखा। अगर इन तीनों का अनुपात ले मैं दोनों का, और इसका जब अपन लसब लेते हैं तो लसब यहाँ पे क्या आएगा, 54 आएगा भाई। जब एलसीएम लेंगे 27 और 18 का, तो सीधी सी बात है 2 का देंगे 27, 9, 3 का देंगे 9, 3 का देंगे 9, 3, 1, 3, 3 या 9, 9 या 27, 27 दूना कितना हो गया 54। तो 27 और 18 ये दो संख्या आएगी। अब इनका जब अंतर करेंगे 27 - 18, तो हमारे पास कितना आएगा 9, ये आंसर हो गया, ठीक है। संख्याओं का अंतर पूछा अपन से, तो 3:2 में हो, तो 3:2 में हो, जैसे अपन ने उसको बराबर लसब लिखा, तो हमारे पास मसब नहीं था, ठीक है। मसब नहीं होने के कारण अपना वो दो संख्याओं का गुणनफल है वो उससे अपना हल नहीं हो पाएगा। जैसे 54 दे रखा आपको लसब, तो 54 दे रखा क्या, तो 54 के अपन टुकड़े करते हैं, ठीक है। जैसे 54 के अपन ने टुकड़े किए, जो भी किए, तो 54 के टुकड़े किए। अगर मान लो इसको शॉर्टकट में अपन देखें कि कैसे करें, तो 54 के जैसे टुकड़े करते हैं, तो 2 का दिया 27, 3 का दिया 9, 3 का दिया 3 और 3 का दिया 1, बन गया। अब यहाँ से देखो दो संख्या बना लेते हैं अपन, ठीक है, जिससे आराम से आ जाए कि एक तो 3 तिया, जैसे मान लो अपन बनाए कि 3 तिया 9 और 9 तिया 27 बन गया, और एक 3 तिया 9 और 9 दूनी क्या हो गया 18। ये दो संख्या बनती है जिसका अनुपात करें तो 3:2 आ जाए, और अगर अपन को मान लो उसका ज्ञात करना हो तो संख्या आ जाए अपने पास, ठीक है। ये काम हो गया, देखो आगे, मतलब 27:8 होगा और 27 में से 18 जाएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6, 9 और, या इसको अपन ऐसे कर सकते, देखो कि 54 3 × 2 कितने होते 6, पहली संख्या 3 निकाला, ठीक है। दूसरी 54/6 × 2 देख लीजिए, कर लीजिए, 6 9 54, 9 तिया 27, यहाँ पे कर दीजिए 6 9 54, 9 दूनी 18, ये आपके आ गया, बन गया नहीं बन गया 27/18। मतलब उस संख्या से करने का काम नहीं अपन को इस संख्याओं का करने का, मतलब दो संख्याओं गुणनफल वाला सूत्र नहीं लगेगा, उस सूत्र के आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मसब नहीं था अपने पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 × 2 कर लिया 6, 54 में भाग दे दिया, 3 का भाग निकालना, 3 का निकाल लिया, इसका निकालना 18 का निकाल दिया, ये हो गया आपका 32वां क्वेश्चन। आगे देखिए आप 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अभी बात कर ली अपन ने। देखो 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सत्य कथन नहीं है। एक बात याद रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो मसब × लसब के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना, इसके अलावा कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हो निम्न में से कथन सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है तो तीसरा बी लिखा मैंने, पहला तो सही है भाई, पहला कथन तो सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है, ठीक है, तीसरा कथन है जो गलत है। तो अपने ऑप्शन के हिसाब से सही कौन सा है, ये वाला, कि n संख्याओं का गुणनफल है वो HCF और इंटू एलसीएम के कभी भी बराबर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं का गुणनफल है वही मसब लसब के बराबर होता है। अब आगे क्या कह रहा है, देखो अगला कह रहा है ये जो संख्या दे रखी है 11 से भाज्य हो तो x का मान। अब 11 से भाज्य का नियम क्या होता है कि सम स्थान पर और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करके अंतर करते हैं। सम कैसे, कि जैसे 6 7 2 5 7 4, बस हो गया, इनको जोड़ो, देखो 6 और 7 13, मतलब इनको जोड़ दिया अलग, 6 7 2 5 7 और 4, ठीक है। और बाकी वालों को 5 4 3 4 x 6। अब इन दोनों को जोड़ो, ऊपर जोड़ो, 6 और 7 13, 13 2 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 4 कितने हो गए 31, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 4
16, 16 और 6 अपने 22, 22 प्लस एक्स बन गया। अब ये कह रहा है इनका अंतर, जब इनका अंतर लेते हैं तो 31 माइनस 22 माइनस एक्स कर लो, तो आप देखते हो 31 में से गए तो 9 और 1 कितने हो गए 10 माइनस एक्स बन गया। अब आप यहाँ पर देखोगे एक्स का मान क्या रखें अपन, ठीक है, उल्टा कर लीजिए, ऐसे नहीं कट रहा कि ऐसे कर लो, मान लो यहाँ पे माइनस का जाए तो 22 प्लस एक्स माइनस 31 कर लो, तो x माइनस कितना हो गया 9 हो गया। अब x का मैं कितना मान रखूं कि 11 से भाज्य हो जाए, जैसे मैं 7 लिखता हूं तो -2 ही रहेगा, 9 लिखता हूं तो 0 होता है, 0 होता है। और मैंने क्या कहा, सम स्थान पर और विषम स्थान पर रख के अंकों का योग अगर 0 हो जाए तो अपन कह देंगे उसमें 11 का भाज्य। बाकी कोई भी संख्या फिट नहीं बैठ रही, 8 करेंगे -1, 6 करेंगे तो -3, तो केवल और केवल संख्या कौन सी बैठ रही है 9। 9 रखने पर 0 होता है और इसके अंदर इसका क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। आगे देखिए 35वां क्वेश्चन, देखो 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35वां क्वेश्चन कह रहा है आपको कि विन्यास 1 2 3 ऐसे करते करते 10 तक लिखा हुआ है, शून्यों की संख्या बताओ। शून्य कब बनता है, पहले भी बात की, सिर्फ 10 बने। अब आपको ये संख्या कही है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, तो 1 0 तो है ही जे, और 2 × 5 10, इसके अलावा कहीं बनना ही नहीं है, तो शून्य कितने होंगे 2 ही होंगे, भी 2 के अलावा हो ही नहीं सकते कि शून्यों की संख्या कितनी होगी 2। और वैसे देख याद रखना है, कैसे कंटिन्यू दे रखा है तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन को 5 का भाग देना पड़ता है। जैसे 10 तक है तो 10 में 5 का भाग दो, 2 बार गया खत्म, अब 2 में तो 5 का जाएगा नहीं। मगर ऐसे ही अगर 1 से लेके 50 तक दे दे तो 50 में पहले 5 का भाग दो, कितना आएगा 10, अब 10 में फिर 5 का भाग दो 2, तो 10 और 2 कितने हो जाते 12। अगर 1 से 50 तक कहता तो 12, अब मान लो 100 तक कहता तो 100 में देते आप भाग पहले तो 20, फिर 20 में देते तो 4, तो उनको जोड़ना पड़ता, ऐसे करना है। मतलब 5 का भाग देके अपन शून्यों की संख्या को पता लगा सकते हैं। अगला देखिए कह रहा है 1 से 1000 तक पूर्णांकों को लिखने पर अंक 7 कितनी बार आएगा। आज अपन जैसे गिनती सीखते थे तो गिनती में लिखते नहीं थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, तो ऐसे 1000 तक लिखे तो 7 कितनी बार आएगा। अब आप देखो कि 1 से लेके 100 तक चलते थे तो एक तो 7 आता था, फिर 17 आता था, फिर 27 आता था, 37 आता था, 47 था, 57 था, 67 था। इसके बाद में आगे देखो 67 के बाद में 69 70, अब जैसे 70 है, 71 है, 72, 73, अरे 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, फिर अपने 87, 97 आया। जोड़ो इनको कितने हुए, आप जब इनको जोड़ना शुरू हुए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो आपने देखे यहाँ पर कितने हो गए 20। अब जब शुरू होगी अगली लाइन जैसे 101 से तो 107 आएगा हमारे पास, भाई सीधी सी बात है हमारे पास अगला क्या आएगा 107 आएगा। 107 के बाद में 117 आएगा, 127 आएगा, 137 आएगा, मतलब सबके पीछे पीछे क्या लग जाएगा 1 लग जाएगा। तो आप देख रहे हो सेम वो कि वो आएंगे नंबर, तो इसमें भी कितने होंगे 20। अब सब में 20-20 होंगे। 20-20 का मतलब है कि हमारे पास बना कितना, जैसे 1 से लेकर 100 तक की लाइन, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, फिर 400 से 500 बनी, 500 से 600, 600 से 700, ठीक है। अब 700 वाली लाइन को छोड़ देना एक बार। उसके बाद में आप देख रहे हो 800 से और 900 से, तो ये 9 लाइनें बनेगी। इन 9 लाइनों में तो आपके 20-20-20-20 करके 180 आ गए, बन गए। फिर 7 वाली जो लाइन शुरू हुई है 701, 702, 703, तो पहले तो 7 7 7 कितनी बार आ रहे हैं आपके, ठीक है, क्योंकि 701 से लेके 799 तक चलेंगे तो आप देखोगे 100 तो वही जो गए और प्लस कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, फिर प्लस 20 हो जाएंगे क्योंकि सब 7 आगे होगा तो उसमें 707 आएगा, 717, तो 180, 20 और 100 जब इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 300। कोई भी नंबर पूछ ले, 7 नहीं 5 पूछ ले, 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, सब में आपका 300 ही है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। देखिए आगे 37वां क्वेश्चन देखिए। 37वां कह रहा है विन्यास 1 × 2 × 3 × 4 × डैश डैश 20 को अभाज्य रूप में लिखने पर 5 कितनी बार आएगा। देखो यहाँ 5 की बात कही, जैसे 4 के बाद में 5 तो आना ही है, पहली बात तो यहीं पे
कि 4 के बाद 5 आएगा। देखो 4 के बाद 5 आएगा तो एक तो 5 ही आ गया, इसके बाद में 10 में 5 आएगा, 15 में 5 आएगा और 20 में 5 आएगा, 4 बार आ रहा है। अब आपको ऐसा करने का काम नहीं है, आप क्या करो 20 तक कहा तो 20 में 5 का भाग दे दो, कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, बस आगे 4 खत्म। 7 ज्ञात करना हो, जैसे मान लो यहाँ पे तो 7 को ज्ञात करना हो, 7 में भाग दे दो 20 का, 7 दूनी 14 खत्म, 2 बार आएगा, कर लीजिए आप, एक तो 7 आएगा नहीं, एक 14 में आएगा 7। कोई भी नंबर ज्ञात करना, भाग दे दीजिए और यहाँ अगर इसका और भाग जाए तो और भाग देते जाइए और आगे जोड़ दीजिए, इस बात को ध्यान रखना। आगे देखें 51, 52, 53 ऐसे करके 100 तक योगफल ज्ञात करना है। अब योगफल के अंदर एक देखो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे आप सूत्र लिखोगे कि जैसे मान लो 1 + 2 + 3 + डैश डैश n हो, तो इसका योगफल का जो सूत्र होगा वो n + 1/2 होगा। अगर आपके पास 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डैश 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 n का वर्ग हो तो अपना सूत्र होगा n + 1 2n + 1/6। अगर हमारे पास 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ऐसे चलते चलते n का घन हो तो अपने पास फॉर्मूला होगा n + 1/2 का होल स्क्वायर। इन तीनों ही सूत्रों के आधार पे अपना काम होगा। अब आप यहाँ देख रहे हो हमारा जो सवाल बना हुआ है वो सवाल कह रहा है 51 से 100 तक का योग। तो 51 से 100 तक का योग कैसे करो कि आप पहले 1 से लेकर 100 तक का करो कि 1 2 3 ऐसे करके 100 तक का, उसमें से माइनस कर लीजिए 1 से लेकर 50 तक का, तो आपका उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। तो अब देखो 1 से लेकर 100 तक का तो फॉर्मूला लगेगा 100 + 1/2 और माइनस यहाँ करेंगे तो 50 + 1/2। अब यहाँ 2 से 50 बार कट गया, ये कितना गया 50 का 101 से करोगे तो 50 ठीक है, माइनस यहाँ करोगे आप ये 25 बार, ठीक है, गुणा कर लीजिए 51 का 25 हो गए और आपके जैसे 51 का अपन 25 से गुणा करेंगे, 25 का 25 हासिल का 2, 25 × 125 2 27 1275 बन गया। घटा लीजिए इसमें से 50 में से 1275 जाएगा तो पीछे कितना रहेगा देख लीजिए 3775 ही रहेंगे, घटा के देख लीजिए आप, बात खत्म। ठीक है, तो ये सूत्र बन गया अपने पास। देखो इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। एक महान गणितज्ञ थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिन्होंने 6th क्लास के अंदर इस फॉर्मूले का निजात किया था। हम बताएंगे आगे आपको किस क्लास में, ठीक है, कैसे क्या हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन 39वां। अब इन्हीं के आधार पे आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे 39 कह रहा है 1 2 3 4 ऐसे करके वर्गों का योग बताना है अपन को। तो वर्गों का योग बताना है तो देखिए इधर, जैसे 1 2 3 4 के वर्गों का योग बताना है तो फॉर्मूला था n + 1। n कितने हैं 10 है, तो 10 + 1 और 2n, तो 10 दूना 20 + 1 और बट्टे में कितना था 6 ये था। अभी जस्ट पिछले पन्ने पे देखो सूत्र पढ़ा था n + 1 और 2n + 1, तो n + 1 2n + 1। अब आप देखो इनको, ये 10 ये 11 और ये 21 ये बटा 6 काटो, 2 से 5 बार, ये 3 बार, ये 3 से 7 बार गुणा कर दीजिए, 11 पाने 55 कर दीजिए, 55 × 7 कर दीजिए, 7 × 5 35, इसका 3 7 × 5 35 3 38 385, ये रहा आंसर बी। अगला कह रहा है घन का योग करना है और के योगफल में शून्यों की संख्या, थोड़ा सा घुमाया, फॉर्मूला भी पढ़ा, योग जब घन हो तो 15 15 + 1/2 और उसकी घात का क्या होगा होल स्क्वायर, तो अंदर 15 × 16/2 और उसका होल स्क्वायर, 2 से कट गया 8 बार, 15 8 कितने होते हैं 120, उसका वर्ग 120 का वर्ग करेंगे 144 00, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई 2। ये आंसर आ गया, बन गया। देखिए आगे चलते हैं 41वां क्वेश्चन। यहाँ से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप। देखो यहाँ नीचे जो ये पॉइंट नहीं है ये गुणे का चिन्ह है, 1 × 2 2 × 3 ऐसे दे रखे हैं। तो इन सवालों को करना कैसे होता है ध्यान से देखिए। अब देखो टेक्निक मत लगाइए, ट्रिक मत लगाइए, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन बदलता रहता है। जैसे पहला जो आपको दे रखा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1/2, फिर लिख सकता हूँ 1/2 - 1/3,
ऐसे करते करते लास्ट स्टेप है उसको लिख सकता हूँ 1/9 माइनस 1/10, क्योंकि आप लसब लोगे 2 तो 2 माइनस 1 1 ही रहेगा, 2 और 3 लसब लोगे तो 3 माइनस 2। अब आप देखिए हर अगला पद कट रहा है, ऐसे सब कट जाएंगे, हमारे पास 1 माइनस 1/10 रहेगा। और जब अपन इसको हल करेंगे तो रहेगा 9/10 और 9/10 को लिख सकते हैं 0.9, सी ऑप्शन। ऐसे कैसे, जब 42वें क्वेश्चन को देखा तो यहाँ अंतर 4 का था, वहाँ तो अंतर 1 का था, 4 का अंतर है तो आगे पहले से 1/4 कर दीजिए, फिर इसको हल करो तो वही 1/3 माइनस 1/7। देखिए आप लसब लेते तो 3 × 7 आता, 7 माइनस 3 4 होता, इसलिए आगे 1/4 कर दिया। प्लस आगे चलते 1/7 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/15। अब ऐसे चलते चलते लास्ट स्टेप क्या आया, 1/23 माइनस 1/27 बन गया। सारे पद कट रहे हैं, देखो कटते गए, बचेगा कौन, 1/4 और अंदर बचेगा 1/3 माइनस 1/27। अब इसको हम हल करते हैं तो 1/4 लसब लोगे आएगा 27, 3 का 9 बार, ये एक बार हल कीजिए, 1/4 ऊपर तो रहा 8 नीचे रहा 27, 4 से 2 बार कट गया, आंसर आ गया 2/27। शायद ऑप्शन खा गए होंगे, इधर उधर मिसप्रिंट हो गया होगा, 2/27 हो सकता है अगले पेपर पे आ जाए, देखना अगले पे तो नहीं है, हाँ नहीं है, तो इसका मतलब लिखने में कहीं गड़बड़ हो गई, तो 2/27 आंसर आ गया। जितना अंतर दिखे उसको 1 कर दो, अभी मान लो 3 का अंतर दिखे तो आगे 1/3 कर दो और चलने दो। अब यहाँ तो अंतर 1 का ही था इसलिए 1/1 किया नहीं अपन ने, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, देखो 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 43वां जो क्वेश्चन कह रहा है आपको, वो क्वेश्चन कह रहा है 2 की घात, ऐसे चल रहा है। देखो 2 की घात मतलब 2 2 2 आधार समान है, घातें जोड़ेंगे 1/4 1/2 3/4, फिर कितना आएगा 1, 1 के बाद में इसमें और देखो पाव पाव जुड़ रहा है, तो 1 के बाद में पाव जुड़ेगा तो 5/4, 5/4 में पाव जुड़ेगा तो 3/2, इतना ही रहेगा। और 3/2 मतलब 6/4 पाव जुड़ेगा 7/4, और इसमें पाव जुड़ते ही अपने 2 हो गया पूरा। देखो अब आप इन सबको जोड़ना चाहते हो, तो जोड़ना चाहते हो तो कितने होंगे भाई, पाव आधा पूर्ण 1। अब यहां तक देखो पाव और पूर्ण 1, 1 और 1 2, तो 2 तो ये हो गए। अब 2 ये हो गए कि अगर इसको इसको और इसको मिलाया जाए तो कितना हो गया 2। अब 2 होने के बाद देखो ये तो 2 हो गए, आधा पड़ा अभी 5/4। इसको एक काम कीजिए आप, सबसे बढ़िया रहेगा कि पाव का अंतर चल रहा है, तो पाव का अंतर चल रहा है तो ये पाव है, इसमें आपने पाव जोड़ा, तो जैसे ही पाव जोड़ा आपने तो कितना रहेगा 2/4, अगले में और पाव जोड़ा तो 3/4, फिर पाव जोड़ा तो 4/4, फिर पाव जोड़ा तो 5/4, फिर जोड़ा तो 6/4, फिर जोड़ा तो 7/4 और फिर जोड़ा तो 8/4। सीधी सी बात है, 4 इसका क्या आ रहा है लसब, तो सबको जोड़ लीजिए, 4 तो बट्टे में ही है, 1 2 3 4 ऐसे करके 8 तक जोड़िए, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, और 28 और 8 कितने हो गए अपने पास 36। तो 4 से कितनी बार कट गया 9 बार, तो 2 की घात 9 और 2 की घात 9 कितना होगा 512, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपल सा पूछा है, सबको जोड़ना है। तो देखो पाव पाव का अंतर चलता है, पाव 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 आधार समान, घातें जोड़ेगी 1/4 प्लस 1/2, तो मैंने सबको पाव में जोड़ा, पाव अगला पाव ऐसे जोड़ दिया। इसको देखो अगला, तो अगले में क्या है बट्टे में रूट पड़ा है। ठीक है, तो पहला काम तो परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण करेंगे इसका। तो आप यहां पे देख रहे हो ऊपर गुणा करेंगे तो कितना रहेगा √3 - 1, नीचे तो √2 का वर्ग 2 - 1। तो कुल मिला के आप यहां पर देख रहे हो कि जब अपन यहां इसको हल करते हैं तो यहां परिमेयकरण करते ही ऊपर √2 - 1, यहां करते ही रहेगा √3 - √2, यहां करोगे आप तो √4 - √3, क्योंकि नीचे 4 - 3 तो एक ही जोड़ा है। यहां भी करोगे आप ऐसे चलते चलते तो लास्ट क्या रहेगा √121 - √120। अब आप देखो कट रहे कौन कौन से, जैसे √2 कट रहा है, √3 कट रहा है, तो √4 भी कटेगा, सब कटेंगे, √120 भी कटेगा, बचेगा कौन, क्या तो -1 बचेगा, क्या √121 बचेगा, ये बचेंगे, इसके अलावा तो कोई बचना है ही नहीं, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला पद क्या होगा भैया 121 है, इससे जस्ट पहले √120 119 होगा, उससे पहले क्या होगा 119, तो सारे कट रहे हैं, तो √121 का मतलब कितना होता है 11, और 11 में से 1 जाती कितना हो गया 10। कहीं गड़बड़ हो गई क्या, नहीं ऑप्शन गलत लिख दिया होगा मैंने। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक तो -1 बचा आपके पास
और एक क्या बचा अपने पास, 11 ही बचा, क्योंकि रूट 121 का वर्गमूल कितना, 11, और 11 में से 1 गया तो 10, शायद ऑप्शन गलत दिख दिया होगा, इसको कर लीजिए आप 10, क्योंकि बाकी कोई ऐसा पद ही नहीं रहेगा, एक ही पद रहेगा कि रूट 2 -1 है, रूट 2 -2। अब जैसे रूट 4 है, रूट 3 है, अगला क्या आएगा कि रूट 5 रूट 4, तो रूट 5 माइनस रूट 5 तो रूट 4, ये सब कट रहे हैं। जैसे लास्ट वाला 121 120 है, तो जस्ट पहले 120 और 119, उससे पहले 119 118, तो सारे कट रहे हैं, कोई भी ऐसा पद नहीं बच रहा है जो आपके पास बचेगा। ठीक है, तो अपने पास एक तो ये बचेगा, एक ये बचेगा, 10 कर दीजिएगा वहाँ पे ऑप्शन में, हो सकता है फटाफट में 11 लिख दिया हूँ मैंने। ठीक है, जब परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर रूट 121 माइनस रहेगा, और इधर ये सारे पद कट के कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि एक किसी से नहीं कटेगा, तो 121 का हो गया 11, 11 में से 1 गया आपके 10। नेक्स्ट देखो, अगला अपन देखें 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है इकाई का अंक बताओ। देखो इकाई का अंक में सीधी सीधी बात है कि जैसे 71 है तो 71 में आप 4 का भाग दो, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 4 का भाग देते हैं, तो 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, पीछे कितने रहे 3, 31, 4 और 7 28, तो पीछे कितने बच गया अपने पास 3 शेषफल बच गया। भाई जैसे 4 का भाग देंगे अपन तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 21 31 हो जाएंगे, तो 4 और 7 कितने हो जाएगा 28, तो 3 शेषफल, तो 3 शेषफल रहा तो 7 के ऊपर 3 कर दीजिए। ऐसे कैसे 63 में भाग दीजिए, तो 63 में देंगे 4 एकम 4, 2 23, 4 5 20, तो यहाँ पर भी कितना रहा 3 रह गया। यहाँ देंगे तो 4 का भाग जाएगा तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 64 तक तो जाएगा। अब आप देखो 7 की घात 3 करें तो 7 की घात 7 × 7 × 7 करें तो 7 7 49 49 × 7 करें तो आपके इकाई अंक 3 ही आएगा, क्योंकि 3 43 होते हैं। यहाँ 6 का करेंगे तो 6 × 6 × 6 तो इकाई अंक 6 ही आएगा। यहाँ 3 है तो इकाई अंक 3 ही जोड़ा है। अब इन तीनों का गुणा करो, 3 6 18 और 18 54, तो आप देख रहे हो कि इकाई अंक कितना आ रहा है 54। जब भी इकाई का अंक याद करना हो तो ऊपर आपको 4 का भाग देना है, इस बात को ध्यान रखें। सेम ऐसे देखो कि आप 125 है, इसमें 4 का 2 4 × 12 और 4 एकम, तो इसके ऊपर घात रह रही 1, यहाँ 4 का भाग देंगे, 4 7 कह रहे 4 5 20 4, तो यहाँ तो पूरा ही भाग जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, तो यहाँ तो 1 रात इकाई अंक 5 ही आएगा। अब यहाँ जब 6 की बात करें, जैसे 6 के ऊपर कोई भी घात लिख दो आप, ठीक है, जैसे 6 की घात 1 लिखोगे 6, 6 की घात 2 लिखो 36, 6 की घात लिखोगे, इकाई अंक हमेशा 6 की घात कितनी भी हो इकाई अंक 6 ही रहता है, और 5 का जैसे 5 ही रह गया, तो 5 और 6 को जोड़ा तो कितना हो गया 11, तो इकाई अंक कितना आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए अगला, देखो √2 अब शॉर्टकट ट्रिक खूब सारी हो सकती है, ठीक है, आपको करना कैसे होता है वो देखिए। आप x लिखा आपने, √2 लिखा पहला और वापस प्लस x मान लो, बात खत्म। अंडर हटाओगे स्क्वायर आएगा, बराबर ये 2 + x हो जाएगा। अब x² - x - 2 गुणा कर लीजिए, जब टुकड़े करोगे तो x - 2 और x + 1 होता है, तो x का मान 1 2 आता है, 1 - 1 आता है। अपना ऑप्शन कौन सा 2, वैसे 2 2 2 होता है, 2 ही आता है, 3 3 3 होता है, तो 3 ही आता है वैसे यहाँ पे। अगला देखिए आप, इसको भी x माने, आप x माना 3, और उसके अंदर जो वापस ये सीरीज चल रही है उसकी जगह x लिख दिया जाएगा, रूट उधर जाएगा, स्क्वायर ये 3x, x कट गया तो x का मान कितना आ गया 3। तो इन दोनों ही सवालों में आपने क्या देखा कि अंदर 2 2 2 है तो 2, और अंडर 3 3 3 दे रखा है, तो आपके कितना आंसर हो जाएगा 3। देखिए अंतिम 2 क्वेश्चन रहे हैं आपके पास, 49 और 50। देखो 49 में पिछली तरह है मगर थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है कि x बराबर अंडर रूट के अंदर क्या दे रखा 8, तो देखो अंडर रूट 8 ये चला, फिर अंडर रूट 4 चला, और फिर वापस सीरीज वही रिपीट हो रही है, तो वहां अपन x मान देंगे। पहला पद छोड़ा, दूसरा पद छोड़ा, अंडर रूट। ट्रिक है, आप ट्रिक के देखते रहना, आप इसको समझिएगा। अंडर रूट उधर जाएगा, स्क्वायर बनेगा, ये 8 हो गया, और ये अंडर रूट में 4x रह गया। फिर अपन वर्ग करेंगे तो यहाँ x की घात कितनी होगी 4, 8 का वर्ग होगा 64, और इंटू रूट हट के हो गया 4x। x से x कट गया तो x की घात कितनी रहेगी 3, और यहाँ 64 है तो 64 को अपन 64 का 4 से गुणा करते हैं अपन, तो 4 चौक 16, आश्रा 1 24 और 56 हो गया, बन गया। अब देखो ये किसका बन रहा है, क्या हुआ, घन नहीं बना, घन बनना चाहिए, 256 तो 16 का वर्ग हो गया, 64 तो बनता ही है, जैसे 16 × 4, 1 मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया अपने, घन नहीं बन रहा है,
जैसे वर्ग तो बन ही रहा है 16 का वर्ग, घन देखें तो घन नहीं बन रहा है, घन किसी का बन ही नहीं रहा है। गड़बड़ हो गई अपने यहाँ पे, घन नहीं बना। 8 आ गया, x रूट हट गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 8 रूट आ गया, फिर वर्ग किया अपन ने तो x की घात 4 आ गई, यहाँ 8 का वर्ग 64 हो गया 4। अब 64 का 4 से गुणा करते हैं, घन नहीं बन पा रहा है अपने पास, यहाँ प्रॉब्लम ही आ रही है। चलो घन नहीं बनता है, 1 मिनट को ऑप्शन चेंज करते हैं। ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, एक्स क्यूब बन गया ये, और 64 में जो 4 करेंगे तो 256 हो गए। अब 256 देखो घन नहीं बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है, ठीक है, या 2 की घात में लिखें अपन तो 2 की घात में शायद 8 हो जाएगा, बनेगा। अब 2 की घात में 8 बनेगा तो यहाँ ये कटना तो है नहीं, अब कटना नहीं है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिखा जा सकता है 2 की घात 8 और उसकी घात 1/3, ठीक है। यहाँ चारों ही ऑप्शन अपने गड़बड़ हो गए, उसकी होल घात कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 1 मिनट 16 बराबर। दूसरा यह घन नहीं बढ़ना था, घन के कारण ही गड़बड़ हुआ। अगर अपन इसको और किसी तरीके से लिखना चाहें तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि जैसे 256 है, अब 256 में जैसे 64 तो बन ही रहा था, तो 64 बन रहा था, 64 किसका 4 का बनता है और 4 के ऊपर घात आ जाएगी, तो अभी बात वो की वही है, ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। मैंने यहाँ नंबर लिया, नंबर से घन बना नहीं होगा कोई। अगला देखिए लास्ट आपका क्वेश्चन, x की घात y वाला है, यहाँ ये x की घात y बराबर 81 कह रहा है। अब 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को एक तो आपके 9 का वर्ग लिखा जा सकता है, ठीक है, तो 9 का वर्ग लिखे तो x की घात y है, वो 9 की घात 9 लिख सकते हैं। एक लिखा जा सकता है x की y है तो 3 की घात 4। अब देखो दोनों में से सही कौन सा है, अगर हम इसकी बात करें तो 9 + 9 18, 18 की घात 0, ये तो हो ही नहीं रहा ऑप्शन। यहाँ देखे 3 की घात 4 है तो x का मान 3 आ गया, y का मान 4 आ गया, तो अपना ऑप्शन कह रहा है 3 + 4 उसकी घात 4 - 3, 3 और 4 कितने हो गए 7 और उसकी घात 1, आंसर आ गया 7, ऑप्शन नंबर बी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ अपन ने 50 क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई थी वो अपनी सीरीज खत्म हो चुकी है, इस बात को ध्यान रखें। अगली अपन सीरीज नए टॉपिक में लेके आएंगे, ऐसा ही कोई नया टॉपिक होगा, चाहे घातांक से रिलेटेड हो या अंकगणित से, एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।